नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी के कार्यकाल का 1 साल पूर्ण हुआ है। ये 1 साल में महापौर जी ने क्या काम किए हैं, क्या काम करना बाकी रह गया है, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद महापौर जी दयाशंकर तिवारी जी है। उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है महाराष्ट्र 24 में आपका। नमस्कार सर, 1 साल कंप्लीट हुआ है। मेरा पहला सवाल ये है कि नागपुर के महापौर बनने के बाद ये महापौर बनने के मायने क्या होते हैं और आपको ये महापौर बनने के मायने क्या लगते हैं? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत महापौर जो पद होता है ये शहर का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, उसी प्रकार शहर का प्रथम नागरिक महापौर होता है। और इस दृष्टि से इस शहर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी उसकी होती है और अपने पद के माध्यम से अपने शहर की समस्त जनता को न्याय प्रदान करना, उसे सुख सुविधा उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी उसकी होती है। जी, 1 साल हो गया है और 1 साल में आपने जिस तरह कहा कि सुख सुविधा प्रदान करना है, क्या आप संतुष्ट है कि आपने नागपुर की जनता को 1 साल में सुख सुविधा जो है कर दी है या दी है? मैं समाधानी हूँ। संतुष्ट इसलिए नहीं कि मेरे कोरोना के कार्यकाल में ही करीब 5 साढ़े 5 महीने का समय गया, 1.5 महीना आचार संहिता में गया और शनिवार और इतवार की छुट्टियां अलग चले गई। लेकिन कोरोना में जो 5.5 महीने गए, उस कार्यकाल के कारण मुझे विकास कामों में अगर अड़चन हुई, लेकिन कोरोना के कार्यकाल में मैंने जो काम किए उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मुझे सौभाग्य दिया कि कोरोना की त्रासदी से जब पूरे देश में भयावह वातावरण था, उस समय शहर की बागडोर मेरे हाथ में थी और शहर में 7,500 पेशेंट प्रतिदिन निकल रहे थे। ऐसे समय में जिस शहर की जनता ने मुझे महापौर बनाया है, उसके स्वास्थ्य को समृद्ध और तकलीफ से बाहर निकालने का सौभाग्य मुझे वो 5.5 महीने मिला, जिसके कारण शायद कोरोना नहीं आता तो इतने बड़े प्रमाण में केवल हेल्थ सेक्टर में अपनी जनता के लिए काम करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलता। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस शहर की जनता ने सहकार्य दिया, एनजीओ ने सहकार्य दिया, सरकारी यंत्रणा ने सहयोग दिया और सबके सहयोग से हम उस कोरोना के त्रासदी से बाहर निकल सके। इसलिए मेरे पूरे कार्यकाल को लेकर मैं ये कहूँगा, मैं समाधानी तो हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं। जी, आपने 1 साल पूरा कार्यकाल आपका कंप्लीट हुआ है। आपके ऐसे 5 काम जो आपको लगता है कि ये मैंने मेरे कार्यकाल में सबसे प्रमुख काम है जो मैंने किया है नागपुर की जनता के लिए? आजादी 75 है ये, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। 75 वंदे मातरम हॉस्पिटल होने चाहिए। कोई भी नेता जब कोई योजना बनाता है तो अपने नेता के नाम से बनाता है। हमने राष्ट्र के नाम से बनाई वंदे मातरम जन स्वास्थ्य योजना, और इसमें भी ये योजना बनाई कि हर वंदे मातरम केंद्र के अंतर्गत एक वीर सैनिक का फोटो लगेगा जिसे भारत सरकार ने सैन्य मेडल प्रदान किया है। वो वीर चक्र हो सकता है, परमवीर चक्र हो सकता है, अशोक चक्र हो सकता है। इन सारे चक्रों से सम्मानित किए गए सैनिक की एक फोटो एक सेंटर में लगेगी, वहां उसकी जीवनी लगेगी और नीचे एक लाइन लिखी होगी कि मैंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दिया। आप किस दिन से शुरू कर रहे हैं? वहां केवल 10 रुपए में गरीब आदमी को औषधि उपलब्ध हो सकेगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एनएमसी बनाएंगे। संस्था का संचालन जो होगा वो संस्था करेगी। संस्था डॉक्टर और मेडिकल की व्यवस्था करे, बिजली पानी और इमारत की व्यवस्था महानगर पालिका करे। इस प्रकार से उसका नियोजन हम करना चाहेंगे। इसके माध्यम से 2 का हमने उद्घाटन किया है, 26 जनवरी तक और 25 का उद्घाटन करेंगे। मार्च तक हम इसकी संख्या 50 ले जाएंगे और आने वाले कार्यकाल में 75 तक करेंगे। यह एक प्रतिदीपक प्रकल्प मेरे दृष्टि से लगता है। दूसरा प्रकल्प, महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाला जो गरीब बच्चा है, उस गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए वह प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका ने सुपर 75 चालू किया है कि गरीब के 25 बच्चे JEE में जाए, गरीब के 25 बच्चे PMT करके डॉक्टर बने, गरीब के 25 बच्चे NDA की परीक्षा पास होकर के सेना में बड़े अधिकारी बने। इस दृष्टि से विशेष कोचिंग, तज्ञ और महंगी ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग बच्चों के लिए हमने प्रारंभ किए। ये दूसरा प्रतिदीपक प्रकल्प मुझे लगता है। तीसरा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक वंदे मातरम गार्डन हम लोग बना रहे हैं जो भारत के परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित होगा। यह एक तीसरा प्रतिदीपक प्रकल्प लगता है कि पूरे देश में केवल एक ही गार्डन है जिसे हम वार मेमोरियल के रूप में जानते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बनाया है।
और दूसरा हम नागपुर में बना रहे हैं सेना को समर्पित। यह अपने आप में नागपुर के इतिहास में एक नई जगह जोड़ेगा और सेना में लोगों को भर्ती होने की दिशा में आगे भी बढ़ाएगा, कारण यहाँ टैंक रखा होगा, एक हवाई जहाज रखा होगा, हेविजर तोप रखी होगी। और भारतीय सेना को समर्पित इस उद्यान में, इस शहर में जिन लोगों ने आजादी को सक्षम करने में, देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया, जो नागपुर शहर और जिले में रहते थे, उनको समर्पित एक एम्फी थिएटर भी रखा। इसलिए नागपुर के शहीदों के बारे में भी शहर जान सकेंगे, लाल सेना के बारे में भी जान सकेंगे। यह भी एक प्रतिबंध प्रकल्प है। इसके अलावा आने वाली सारी पढ़ाई ई लर्निंग के माध्यम से हो रही है। इसलिए शहर में सेंट्रल इंडिया की सबसे अच्छी ई लाइब्रेरी बने, ऐसा हमने संकल्प लिया था, जिसका हम लोग उद्घाटन 26 जनवरी से पहले कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ई लाइब्रेरी है। ये ई लाइब्रेरी 12,000 स्क्वायर फीट में है, 4 मंजिल की बनी हुई ई लाइब्रेरी है। एक फ्लोर बुक्स को डेडिकेटेड होगा, एक फ्लोर में पूरा 50 बच्चे कंप्यूटर में बैठ के परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे, यह व्यवस्था होगी। पूरा का पूरा वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट होगा, देहात से आने वाला बच्चा पढ़ सके, इसलिए नीचे उस ब्लॉक रूम में सामान रख के पढ़ाई कर सकेगा। कीमती सामान रखने के लिए हर फ्लोर में वहाँ पर क्लॉक रूम होगा। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई की हुई विषय पर चर्चा करने के लिए हर फ्लोर पर 16 बच्चे अलग से बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर सके, इसकी व्यवस्था होगी। पढ़ने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए अलग कक्ष होगा। ये पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई वर्कशॉप होना चाहिए, कोई सेमिनार होना चाहिए, कोई गेस्ट लेक्चर होना चाहिए, उसके लिए ऑडिटोरियम होगा। और पढ़ते पढ़ते बेजिल हो जाए तो ऊपर कैफेटेरिया भी होगा, जहाँ बैठ करके वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सके, नाश्ते की व्यवस्था कर सके, चाय की व्यवस्था कर सके। एक छत के नीचे सारी सुविधा होगी, एयर कंडीशन होगी, सोलार से संचालित व्यवस्था होगी। साथ ही साथ में दिव्यांगों को पढ़ने के लिए, दृष्टिहीन दिव्यांगों को पढ़ने के लिए अलग से यंत्रणा है। सारे दिव्यांगों के लिए तो बाकी कंप्यूटर काम आएंगे, लेकिन दृष्टिहीन के लिए ब्रेल लिपि का कंप्यूटर होगा, ब्रेल लिपि का प्रिंटर होगा, ब्रेल लिपि के प्रिंट आउट ले सकेंगे। विश्व के सारे अनुसंधान को हम हमारी भाषा में सुन सकेंगे, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। और इसका मेंटेनेंस IIT खड़गपुर के माध्यम से होगा। इतने सारे नियोजन हमने यहाँ पर किए हैं। ये मुख्य रूप से शिक्षा के दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रकल्प होगा कि आने वाले समय में ई लाइब्रेरी कैसी बनना चाहिए, इसका पथ प्रदर्शक यह प्रकल्प होगा, ऐसा मुझे लगता है। 75 हमने ऑक्सीजन जोन का निर्माण हमने किया, यह भी एक विशेष प्रकल्प है। शहर के UPSC की संख्या 27 से बढ़ा करके हमने 51 करी, यह भी एक विशेष प्रकल्प है। नागपुर शहर के गांधी सागर तालाब, इतने वर्षों से गांधी सागर की हम बात करते हैं, अभी गांधी सागर का सौंदर्यीकरण चालू है, सोनेगांव तालाब का सौंदर्यीकरण चालू है, पुलिस लाइन के तालाब का सौंदर्यीकरण चालू है। निधि न मिलने के कारण सक्करदरा का प्रलंबित है, अन्यथा उसको भी हम लोग कर रहे थे। शहर की वाटर बॉडी सुंदर बन रही है। नाग नदी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे शायद पूरे शहर की सीवर लाइन बदलने का काम भी किया जाएगा। ये सारे प्रकल्प जो है ये मेरे कार्यकाल में हुए, इसका मुझे सौभाग्य है। और पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस हम चला रहे हैं, CNG की 100 बसेस हम लोग परावर्तित कर रहे हैं, 70 हो गई है। करीब करीब राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट अगर मिल जाती है तो 235 बसेस शहर में हम लोग इलेक्ट्रिक पर चलाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा काम होगा। रोड डिवाइडर के पौधे, हम लोग पहले पौधे लगाते थे, आज पौधे ऐसे हो गए जो साउंड पॉल्यूशन रोकेंगे, पौधे ऐसे हो गए जो वायु प्रदूषण रोकेंगे। ये सारा नियोजन हम सब लोग कर रहे हैं। ये सारा का सारा करने का सौभाग्य मुझे महापौर पद पर बैठने के कारण मिला, इसलिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये अच्छे प्रकल्प मैं कार्यान्वित कम समय में कर सकता हूँ। जी, मैंने आपसे 5 पूछे थे, आपने कई सारे गिना दिए। ऐसे कई काम हो गए जो आपको लगता है कि ये मेरे कार्यकाल में हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है? मैं केवल 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारंभ कर सका। गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बताया। आज के युग में गरीब अपना पेट काट करके बहुत बड़ी कीमत अदा करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। गरीब के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसी मेरी संकल्पना है। मेरे कार्यकाल में मैं 6 अंग्रेजी माध्यम के निःशुल्क स्कूल प्रारंभ कर सका, आकांक्षा संस्था के साथ में मिलकर। मेरी इच्छा ऐसी है कि शहर के जो अन्य संस्थाएं हैं जो इस विषय में आकर के हमारा साथ दे सकती है, हम जेसिस के साथ में मिलकर के 4 स्कूलों को हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम जेसिस के साथ में, रोटरी के साथ में मिलकर के 2 स्कूलों को हैप्पी स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारे प्रकल्प शहर की महानगर पालिका की जो इतनी सारे विद्यालय हैं, 100 से ज्यादा, ये सारे के सारे विद्यालयों का पुनरुत्थान में कर सकूं, यह मेरी संकल्पना थी। मैं जिस वार्ड का नगर सेवक हूँ ना, उस वार्ड के स्कूल को नागपुर शहर का पहला ISO सर्टिफिकेट मिला। इतनी मेहनत मैंने उस स्कूल के लिए करी। मैं तो चाहता हूँ कि केवल मैं नहीं, आज मैं महापौर हूँ तो मैं मेरे वार्ड की बात करूँ तो यह तो पद के साथ अन्याय होगा।
इसलिए मेरे कार्यकाल में शहर के स्कूल में मजबूत बना सका, शहर के स्कूल का ढांचा बदल सका और शहर के स्कूल को मैं एक अच्छा स्तर प्रदान कर सका। ऐसा मुझे एक संकल्पना थी जो मैं साकार नहीं कर सका। इस बात का मुझे दुख है। फिर भी महानगर पालिका में रहते हुए अपने पद पर रहूं या ना रहूं, इस दिशा में प्रशासन को कार्य करने के लिए मैं प्रवृत्त करूंगा और एनजीओ के माध्यम से इसको परावर्तित करने की कोशिश करूंगा। जी, जनप्रतिनिधि के साथ लोग आसानी से जा सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रशासन के अधिकारी जब होते हैं तो जनता को जो प्रशासन के काम होता है तो कई चीजों का, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई अधिकारी जो है वो जनता को टलाते रहते हैं, उनके काम को 6-6, 7-7 महीने, कई बार तो महीना, सालों लग जाते हैं। तो इस दृष्टि से प्रशासन को जनता के साथ जोड़ने के लिए कोई आपने ये कोशिश की कि इस तरह से जनता का काम जल्दी हो जाए प्रशासन के अधिकारी के साथ मिलकर? राइट टू वर्क करके देवेंद्र जी के कार्यकाल में एक कानून बना था, उसके अंतर्गत काम समय पर होना चाहिए, इस दृष्टि की एक अधिसूचना हमने जारी की और जिनके टेबल पर काम प्रलंबित होता है उन पर कार्रवाई करने की दिशा में प्रशासन कार्यरत रहे, ऐसी हमने कोशिश की। महानगर पालिका की एक ऐप बनी थी जिसमें कंप्लेंट आती थी। उस ऐप को और सुधारित करके पिछले आयुक्त जी ने एक नए नाम से नागपुर लाइव के नाम से बनाया और हमने उस ऐप के माध्यम से जो शिकायतें आती है उस शिकायतों को सुधारने की गतिशीलता बढ़े, इसलिए एक एक्सपर्ट टीम वहां लगा करके जनता की शिकायतों का निवारण जल्दी से जल्दी हो सके, इस दृष्टि से हमने प्रयास किया। और उसमें सक्षमता के साथ में जब महानगर पालिका के काम पर वॉच रखने का काम हमने किया, सफाई के काम पर वॉच रखने का काम उस ऐप के माध्यम से हमने किया, तो काम को सुधारने की गतिशीलता बढ़ी है। ये कहते हुए मुझे खुशी होती है। महानगर पालिका के महापौर कक्ष से काम होने के बाद में उस व्यक्ति को संदेश देना, सूचना देना कि आपका काम हो गया है करके, ये शुरुआत भी हमने की है, जिसके बहुत सकारात्मक प्रभाव हमें जनता से प्राप्त होगा। जी, अभी स्वच्छता की रैंकिंग आई है, उसमें नागपुर शहर 23 नंबर पे गया है, तो इससे संतुष्ट हो या फिर जो रैंकिंग थी वो और ज्यादा अच्छी आ सकती थी? हमने यह समझना चाहिए कि नागपुर की रैंकिंग पीछे क्यों हुई है। नागपुर को रैंकिंग में पीछे होने का मुख्य कारण यह रहा कि 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विलेवाट करने की यंत्रणा आपके पास है या नहीं। उसमें अगर प्रतिशत में है तो हमको अंक जो है 0 मिल जाते हैं। महानगर पालिका में हकीकत में 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विलेवाट की सुविधा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक डच कंपनी है, उसके साथ मिलकर के कि वह 1000 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस कर सके और उससे सीएनजी बना सके। एक चेन्नई की कंपनी है, उसके साथ मिलकर के प्रतिदिन वह 50 टन का प्रोजेक्ट कर सके। इस दृष्टि से 1200 टन में से अगर प्रतिदिन हम लोग 1100 टन की प्रोसेस कर लेंगे तो हमारे पास जो डेब्रिज बढ़ते जा रही थी उस पर अंकुश लगेगा और आगे वाले समय में हम इसको अगर और सुदृढ़ कर सकेंगे तो 100% कचरा प्रतिदिन हम लोग विलेवाट कर सकेंगे। जिस दिन हम 100% कचरा पूर्ण रूप से प्रोसेस कर सकेंगे उस दिन महानगर पालिका की रैंकिंग नैसर्गिक रूप से अच्छी आएगी। शहर की दैनंदिन की साफ सफाई, इस पर महानगर पालिका को मिलने वाले नंबर में कमी नहीं है। कारण ब्लैक स्पॉट और कचरे के 100% विलेवाट, ये 2 में महानगर पालिका के नंबर कम हुए, जिससे रैंकिंग हमारी पीछे गई है। मैं अगर अच्छे काम की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ तो जो कमजोरी है उसकी भी जिम्मेदारी मैंने लेना चाहिए। इसलिए मैं स्वीकृत करता हूँ कि कोरोना के कार्यकाल के कारण हम लोग 100% कचरे की विलेवाट नहीं कर सके, लेकिन आने वाले वर्ष में ये रैंकिंग में जरूर सुधार होगा, ऐसा विश्वास है। जी, कचरे के संदर्भ में बात करते हैं कि कई लोगों की कंप्लेंट है, आपने जिस कंपनी को ठेके दिए हैं वो लोग कचरे में मिट्टी मिला देते हैं और जो जनता के रास्ते में जो कचरा होता है वो पूरी तरह से उठाया नहीं जाता। ऐसे कई बार कंप्लेंट आई है, कई बार आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है इस विषय पर। आपने कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई की है क्या इस बारे में? जहां जहां कंपनी की शिकायतें आई है वहां कंपनी को दंडित किया गया है और एग्रीमेंट में जो राशि नमूद है उसी दंड को वहां पर कंपनी के माध्यम से किया गया है। अनेक शिकायतों पर हमने दंड भी दिया है, लेकिन ऐसा भी बहुत बार परिलक्षित हुआ कि महानगर पालिका को कुछ वीडियोस प्राप्त हुए कि संबंधित कंपनी जो है वो गाड़ी में मट्टी उठा रही है करके, लेकिन जब उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ तो जिस गाड़ी से, जिस नंबर की गाड़ी से मट्टी उठा करके गई, ऐसी गाड़ी कभी भी कचरे के टप पर गई, महानगर पालिका के भांडेवाड़ी यार्ड में गई और वहां उसका पेमेंट हुआ, ऐसा कहीं भी परिलक्षित नहीं हुआ क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में। और जब उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो ऐसे समय में महानगर पालिका के भांडेवाड़ी यार्ड में
गाड़ियों के चक्के फंसते हैं तो चक्के नहीं फंसना चाहिए, इसलिए गड्ढों में मट्टी भरने के लिए हमने मट्टी भरी थी, ऐसा उन्होंने बताया। और उसका कहीं भी बिलिंग नहीं हुआ, ऐसा हमारे क्रॉस वेरिफिकेशन में प्रतिपादित हुआ है। रास्ते पर पड़ा हुआ जो कचरा है वह उठाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका का जो स्वीपिंग करने वाला कर्मचारी है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन रास्ते पर कचरा ना पड़ा रहे ये संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी है। इसलिए संबंधित कंपनी पर इस विषय को लेकर के बहुत बड़े प्रमाण में हमने दंड किया है और प्रत्येक जोन में 10 को 10 जोन में उस पर आपको दंड हमेशा दिखाई देगा। नागपुर महानगर पालिका के क्षेत्र में जो रास्ते आते हैं तो उसमें अगर गड्ढे हैं तो जनता को परेशानी होती है सर। तो ऐसे गड्ढे भरने का काम तो प्रशासकीय अधिकारी का है, तो ऐसे जहाँ से जनता को परेशानी होती है तो ऐसे अधिकारियों को आप कोई कार्रवाई करते हैं या बोलते हैं कि इस रास्ते पे जनता को जाना पड़ता है, आप उसको सुधार दीजिए? कई बार कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है कि जो होता है हॉट मिक्स वो डाल दिया जाता है और पूरी तरह से वो रास्ता जो प्लेन था वो खराब हो जाता है, जनता सीधे तरीके से नहीं चल पाती। तो कई बार लोगों को कमर की प्रॉब्लम आती है, कई अन्य परेशानी आती है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं, क्या आपने एक साल? महानगर पालिका में हॉट मिक्स प्लांट के माध्यम से गड्ढे बंद करने की योजना है। गत 2 वर्षों में यह हुआ कि कोरोना के कारण राज्य सरकार ने सारे विकास कामों पर प्रतिबंध लगा दिया था और किसी शहर में अगर 1.5 साल तक के विकास काम नहीं हो गए तो नैसर्गिक है उसका परिणाम रोड पर पड़ेगा। रोड की डिफेक्ट लायबिलिटी 3 साल की होती है। 3 साल के बाद उस पर पैच लगाना पड़ेगा या डामर का कोट चढ़ाना पड़ेगा और 1.5 साल काम ही बंद है तो ऐसे अनेक रोड हो गए जिनको हमने सुधारना चाहिए था और हम काम नहीं कर सके और गड्ढे बढ़ गए। ये हकीकत है। पहले बार महानगर पालिका के इतिहास में ऐसा हुआ कि महानगर पालिका ने दूसरे मदों में जो पैसे रखे हुए थे उन पैसों को परावर्तित करके 37 करोड़ रुपए गड्ढे बंद करने के लिए लिए। और कमिश्नर आज तक जब भी महानगर पालिका का बजट में रीअप्रोप्रिएशन करता है, पुनर्नियोजन करता है, तो हर बार रकम काटता है। ये पहला मौका था महानगर पालिका के इतिहास में कि 37 करोड़ रुपए बढ़ा करके सड़क बनाने के लिए कमिश्नर ने दिया और बढ़ा करके देने के बाद 1.5 महीना आचार संहिता आ गई। और प्रोसेस जो है इसकी टेंडर प्रोसेस, उसमें अनेक सड़कों के निर्माण की टेंडर प्रोसेस जारी है। महानगर पालिका ने दिसंबर तक का समय दिया था, अब 1.5 महीने आचार संहिता लगने के कारण 1.5 महीना आगे बढ़ गया, इसलिए फरवरी एंड तक शहर के गड्ढों में बहुत बड़ी संख्या में हम लोग समाधान कारक स्थिति में पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं, इस शहर में राज्य सरकार की सड़कें हैं, इस शहर में केंद्र सरकार की भी सड़कें हैं, इस शहर में NIT की भी सड़कें हैं और इन सारी सड़कों पर भी गड्ढे रहे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी महानगर पालिका की आती है। अब हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी सड़क नहीं है, कारण महापौर तो शहर का होता है, तो किसी दूसरे पर क्यों आरोप डाले, अपनी जिम्मेदारी नहीं ढकेल सकते। फिर भी इन सारी संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके हमने उनको गड्ढे बंद करने के लिए कहा है। राज्य सरकार भी अपने सड़कों के गड्ढे बंद कर रही है, NIT भी अपने गड्ढे बंद कर रही है। फरवरी एंड तक आपको बहुत समाधान कारक चित्र दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसका मूल कारण प्रशासन ने सभागृह में दिया कि राज्य सरकार ने जो 1.5 साल काम बंद किया उसकी प्रतिश्रुति बढ़े हुए गड्ढों के रूप में हुई है। जी।